नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में, और इसके साथ ही 2019 में इस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुए हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वह भी हमने इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूड किए हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, इसके प्रोविजंस के बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं कि आखिर मानव अधिकार का मीनिंग क्या है। मानव अधिकार से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार, यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स है इससे रिलेटेड जो अधिकार हैं वह मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब यदि बात करें कि मानव अधिकार किसे और कब प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों मानव के रूप में जन्म लेते ही, यानी कि बर्थ एज अ ह्यूमन चाइल्ड जो है उसे यह सारे मानव अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि जो प्रिजनर्स या जो कैदी हैं उन्हें भी जो है ह्यूमन राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो थोड़ी जो जनरल रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि आखिर मानव अधिकार का इतिहास क्या है, तो दोस्तों इसका जो इतिहास है वो कई सालों से पुराना है। मैग्ना कार्टा से जो है इसे शुरू किया जाए तो वहाँ पर सबसे पहले जो है जो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है, उसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो है कई देशों के अंदर जो क्रांतियाँ हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुए, उसके बाद कहीं जगह पर जो है मानव अधिकारों की मांग उठने लगी और इसी वजह से सभी देशों ने, लगभग मैक्सिमम जो देश थे उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत जो है मानव अधिकारों को इंक्लूड किया। अब यदि हम बात करें कि इंडिया के अंदर इसकी क्या स्थिति है, तो दोस्तों इंडिया के अंदर जो ये एक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आने से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो है मानव अधिकार से रिलेटेड जो कुछ अधिकार हैं उसके लिए प्रोविजंस किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो भाग 3 यानी कि पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर मानव अधिकार के ही प्रोविजंस हैं। या यूँ कह सकते हैं कि मानव अधिकार का जो वास्ट जो स्वरूप है उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। और इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए वहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट्स या ऐसे प्रोविज़न्स किए हैं कि यदि कोई उसका कॉन्ट्रावेंशन या उल्लंघन करता है तो उसके लिए वहाँ पर उसे पनिशमेंट भी दी जा सकेगी। और इसी के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं पार्ट 3 के अंदर, उसी के लिए वहाँ पर ऐसी रेमेडीज़ बताई गई हैं कि यदि आपको ऐसे जो राइट्स हैं यदि उसका उल्लंघन हो रहा है या पूरे नहीं हो रहे हैं, तब आप उसके लिए जो रीट्स की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 32 में, उसके द्वारा जो है उसे पूरा करवा सकते हैं। तो यह जो प्रोविज़न्स था कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कौन से प्रोविज़न हमारे पास पहले से हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास जो है कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं हाईलाइटेड जो मानव अधिकार होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल थे। लेकिन कुछ आवश्यकता महसूस हुई या जो नेशनल कन्वेंशंस हुई उसके द्वारा यह जो है एक आवश्यकता वहाँ पर महसूस की गई कि हमें इसके लिए एक स्पेशल जो है एक्ट बनाना चाहिए, स्पेशल कोर्ट बनानी चाहिए और स्पेशल कमीशंस इशू करने चाहिए, ताकि जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो केसेस हैं या जो मामले हैं उनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जा सके और जो इससे रिलेटेड मैटर्स हैं उनको कम किया जा सके। तो इसीलिए 1993 में 12 अक्टूबर 1993 को जो है राष्ट्रीय कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है बनाया गया। अब इस आयोग को बनाने के बाद इसमें यह व्यवस्था की गई कि उसके अंदर कौन अधिकारी होंगे, उनके क्या कार्य होंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं इस एक्ट के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यह इसका पूरा एक ग्राफ है कि आखिर कब से ये शुरू हुआ, इसका मीनिंग क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो आपको याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि आखिर मानव अधिकार आयोग के अंदर मानव अधिकार के अंतर क्या आता है, तो आपको यह पता हो। अब हम इसके जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं इसका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रोविजंस हैं वो सारी चीज़ें। दोस्तों इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके जो प्रोविजंस हैं वो सिमिलर ही हैं राज्य मानवाधिकार आयोग से। तो अगर आप एक को अच्छे से कर लेते हैं तो वो आपका जो है अल्टीमेटली वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसका अधिनियम संख्या क्रमांक है नंबर 10 ऑफ 1994। ये आपको याद रखना है कौन से ईयर का है, नंबर 10 1994 का।
प्रेसिडेंट की असेंट यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति इसे 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई और यह लागू हुआ, कैम इनटू फोर्स ऑन 28 सितंबर 1993। तो ये जो वेरिएशन है कि ये लागू 28 सितंबर 1993 को हो गया था, तो ये आपको याद रखना है, ये जो वेरिएशन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इससे भी एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वह है अमेंडमेंट 2019, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम जो आया 2019 के अंदर, उसमें टोटल 6 सेक्शंस के अंदर जो है अमेंडमेंट किए गए हैं। वो अमेंडमेंट तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उस अमेंडमेंट की 2 इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें यहाँ याद रखनी है वह है कि उस अमेंडमेंट का नंबर कौन सा था, तो नंबर 19 ऑफ 2019, ये आपको याद रखना है। और वो अमेंडमेंट कब से लागू हुआ, तो ये याद रखना है कि 2 अगस्त 2019 को वह अमेंडमेंट जो है लागू हो गया। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जब भी कोई प्रीवियस अमेंडमेंट होता है एग्ज़ाम के पहले, तब ऐसे अमेंडमेंट से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ताकि ये जो पार्ट है आपका नहीं छूटे। बाकी जो अमेंडमेंट हुए हैं, यदि आपके पास वो अमेंडमेंट की लिस्ट नहीं है तो उसकी जो PDF फाइल है वह हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, यानी कि इसका जो विस्तार है वह संपूर्ण भारत पर है। इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 43 सेक्शंस हैं। बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य की, तो इसमें कहा गया है कि मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। सेक्शन 2 डेफिनेशंस, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछी गई है या पूछी जा सकती है, सिर्फ वही हमने कवर किया है। इसके अलावा जो डेफिनेशंस यहाँ दी गई है उसमें 1-2 और इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि इसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है वो पूछी जा चुकी है, लेकिन वो और भी बहुत सारे एक्ट्स के अंदर दी गई हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती, इसलिए हमने उसको यहाँ पर कवर नहीं किया है। हम बात कर लेते हैं, डी में दिया गया है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार क्या होगा, तो वह यहाँ से पूछा जा सकता है। तो मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ इतना याद रखना है कि मानव अधिकार की जो डेफिनेशन है वह कौन से सेक्शन में दी गई है, तो सेक्शन 2D के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद बात करते हैं कि जो डेफिनेशन 2E है उसमें क्या दिया गया है, तो ह्यूमन राइट्स कोर्ट यानी कि मानव अधिकार न्यायालय क्या होंगे, वह 2E के अंदर बोला गया है कि जो सेक्शन 30 के अंदर बताया गया है वही मानव अधिकार न्यायालय होंगे। तो बस ये 2 चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है, इसके अलावा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप चाहें तो उसकी एक बार रीडिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अदर जो आयोग हैं, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बालक अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इन सब से रिलेटेड जो है यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, तो वह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर कवर नहीं किया है। सेक्शन 3, यहाँ से आपका जो एक्ट है उसका मेन पार्ट शुरू होता है। सेक्शन 3 को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जैसे सेक्शन 3 में प्रोविज़न है ठीक वैसे ही सेक्शन 21 के अंदर किए गए हैं। सेक्शन 3 में बताया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो जो यहाँ पर नेशनल यानी कि राष्ट्रीय बताया गया है, ठीक उसी प्रकार सेक्शन 21 के अंदर राज्य आयोग के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में देखते हैं, तो इसका जो गठन है वह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, आयोग किससे मिलकर बनेगा, उसके बारे में भी इसी सेक्शन में प्रोविज़न किए गए हैं। इसके अंदर एक अध्यक्ष होंगे, चेयरपर्सन, जो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हों या रहे हों। अब यह पॉइंट आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट में संशोधन किया गया है। इसके अंदर पहले सिर्फ मुख्य न्यायमूर्ति के लिए उपबंध था, अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए, लेकिन अब इसके साथ साथ यहाँ पर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनको भी ऐड कर दिया गया है। तो इसलिए आप ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक मेंबर जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं या रहे हैं, एक मेंबर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायमूर्ति हैं या रहे हैं। तो ये जो मेंबर्स होंगे इनके बारे में भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो मेंबर हैं और वो कहाँ कहाँ से हैं हो सकेंगे। इसके साथ साथ 3 सदस्य जिनमें से एक कम से कम महिला होगी। तो अब ये जो पॉइंट है एक कम से कम महिला होगी, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी अमेंडमेंट के बाद इसके अंदर जोड़ा गया है। इससे पहले यहाँ पर सिर्फ 2 सदस्यों का प्रावधान था,
अब ये 3 सदस्य जो होंगे वह किस क्षेत्र से होंगे, तो ऐसे क्षेत्र से जिसमें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, तो ऐसे लोगों को जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ साथ जो चेयरपर्सन होंगे, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमन, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये जितने भी आयोग हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं या मुख्य आयुक्त जो हैं, वह सेक्शन 12 के अंदर जो इनके फंक्शंस बताए गए हैं आयोग के, उन फंक्शन को पूरा करने के लिए जो हैं उसके मेंबर समझे जाएंगे, आयोग के मेंबर समझे जाएंगे। ये बस आपको यहाँ पर इतना सा याद रखना है। जो मेन पॉइंट है वो हम आपको हाईलाइट कर दिए हैं कि एक जो अध्यक्ष होंगे उसके अंदर जो जोड़ा गया अमेंडमेंट के बाद कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी जो है यहाँ पर नियुक्त हो सकेंगे। इसके साथ ही जो 3 सदस्यीय समिति है, 3 सदस्य जो नियुक्त किए जाएंगे जो मानवाधिकार के क्षेत्र से व्यापक ज्ञान रखते हों, तो ऐसे सदस्यों के अंदर कम से कम एक महिला होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सेक्रेटरी जनरल महासचिव होंगे जो कि मुख्य कार्यपाली अधिकारी होंगे। वह आयोग की अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन हैं, यानी कि जो सेक्शन 40B के अधीन जो विनियम बनाने की, रूल बनाने की जो शक्ति दी गई है उसका प्रयोग वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। पर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं, तो उसको आप याद रखिएगा। सेक्शन 4 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। अब जो सेक्शन 3 में हमने देखा कि इसके अंदर कौन कौन मेंबर होंगे, कौन कौन नियुक्त हो सकेंगे। अब जो वो मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, किसकी सिफारिश पर की जाएगी, उसके बारे में प्रोविज़न दिया है सेक्शन 4 में। तो यहाँ पर जो है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी एक समिति की सिफारिश पर। अब बात करते हैं उस समिति के अंदर कौन मेंबर्स होंगे जो सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को। तो इसके अंदर जो ये समिति होगी ये 6 मेंबर्स से मिलकर बनेगी। इसके अंदर एक अध्यक्ष और 5 मेंबर्स होंगे। तो जो अध्यक्ष हैं वह प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जो हैं इसके अध्यक्ष चेयरपर्सन होंगे। इसके साथ साथ जो 5 मेंबर्स होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वह मेंबर होंगे। मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जो गृह मंत्रालय है उसके जो भारत साधक मंत्री हैं वह इसके मेंबर होंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वह इसके मेंबर होंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वह इसके अंदर मेंबर होंगे। और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के उपसभापति भी इसमें मेंबर होंगे। तो ये जो पूरी कमिटी, ये जो समिति बनेगी, ये समिति जो है ऐसे नामों पर जो नियुक्त होना चाहिए आयोग के अंतर्गत उसके लिए सिफारिश करेगी राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति जो है उनकी नियुक्ति करेंगे। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर, तो जो समिति बनाई गई है उसकी सिफारिश पर। अब इसमें एक पॉइंट और है कि जो न्यायमूर्ति यानी कि जो जजेस जो नियुक्त किए जाएंगे, मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायमूर्ति, तो उन्हें जो है उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे या जो स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो चीफ जस्टिस होंगे उनके परामर्श के पश्चात जो है नियुक्त किया जाएगा। तो वह एक जनरल पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 5 अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र, रेजिग्नेशन और हटाया जाना। तो इसके अंदर सिर्फ सिंपल आपको इतना याद रखना है कि सेक्शन 5 में क्या दिया गया है, तो उसका रेजिग्नेशन और रिमूवल बताया गया है। इसमें जो एक रेजिग्नेशन जो है वो कैसे दिया जाएगा, तो जो अध्यक्ष या जो सदस्य हैं वह अपना जो रेजिग्नेशन है यानी कि त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा कर सकेंगे। और इसके साथ साथ इस सेक्शन के अंदर यह भी बताया गया है कि अगर जो है राष्ट्रपति, जो इसके अंदर निम्न कंडीशंस दी गई हैं कि यदि वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जो मेंबर्स या जो अध्यक्ष हैं यदि वह इंसॉल्वेंस हो जाते हैं या किसी अपराध में दोषी सिद्ध हो जाते हैं या किसी अन्य कार्य में संलग्न हैं, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से हटा सकेंगे। तो ये कुछ प्रोसीजर इसमें बताई गई हैं। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि सेक्शन 5 में क्या दिया गया है, तो सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना। सेक्शन 6 टर्म ऑफ ऑफिस, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। अब यहाँ आपको ये याद रखना है क्योंकि इस सेक्शन के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ है और यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें बोला गया है कि जो अध्यक्ष या सदस्य जो नियुक्त किए जाएंगे आयोग के अंदर, उसमें पद ग्रहण की तारीख से, चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य, उनकी जो पदावधि होगी वह 3 वर्ष की होगी, और या फिर वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तब वो उस पद से जो है मुक्त हो जाएंगे।
तो ये जो इसके अंदर बताया गया है कि या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए ये सेम है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वह यहाँ पर पुनर्नियुक्ति यानी कि रीअपॉइंटमेंट के लिए पात्र होंगे। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ ही इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट और है कि जब कभी भी सदस्य या अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहते हैं तब वह भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी जो है सेक्टर में अन्य किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि उनको उसके लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर हमने कवर नहीं किया है। इसके बाद वाले जो सेक्शन है, सेक्शन 7, सेक्शन 8, 9, 10, इनके अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो एग्ज़ाम पर्पज़ से हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप उसको सिर्फ जो उसकी हेडिंग्स हैं, सेक्शंस की हेडिंग है, सिर्फ वो आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे कि सेक्शन 7 में बताया गया है कि कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। सेक्शन 8 में बताया गया है अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निर्बंधन और शर्तें, यानी कि उनकी जो सेवा और शर्तें होंगी वो क्या होंगी, वो किसके द्वारा बनाई जाएंगी, उसके बारे में। सेक्शन 9 में बताया गया है रिक्तियां आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमन न होना, यानी कि अगर कोई रिक्ति रहती है आयोग के अंदर और ऐसे में अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो इसकी वजह से यह नहीं माना जाएगा कि उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह इनवैलिड है, सही नहीं है। तो ये जो है आप इसकी सिर्फ एक रीडिंग लगा सकते हैं। सेक्शन 10 में बोला गया है प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। सेक्शन 11 में बताया गया है आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी, तो जो केंद्र सरकार है वह अन्य कर्मचारी और उनके अधिकारी को नियुक्त कर सकेंगी। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, आप सिर्फ इसके सेक्शंस देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद वाले सेक्शन 12 की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यह भी इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना जो है वो हमने कवर किया है, जिसमें बोला गया है फंक्शंस ऑफ द कमीशन, यानी कि आयोग के कृत्य। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आयोग जो है वह स्वप्रेरणा से, यानी कि सुओ मोटो, या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसको प्रस्तुत की गई अर्जी एप्लीकेशन पर जो है कार्रवाई कर सकेगा। अब उसके अंदर जो है बहुत सारे फंक्शंस बताए गए हैं कि वह किस तरीके से कार्रवाई करेगा, क्या क्या उसके इसके अंदर फंक्शंस होंगे, वो सारे इसके अंदर डिटेल में बताया गया है। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही है कि कौन से सेक्शन में दिया गया है और आयोग जो है वह किसके आवेदन पर करेगा। तो स्वप्रेरणा से, या फिर पीड़ित व्यक्ति यानी कि जो विक्टिम है उसके एप्लीकेशन पर, या उसकी ओर से किसी और व्यक्ति द्वारा एप्लीकेशन पर, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। और ये कब करेगा, जब वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और अबेटमेंट, यानी कि जब मानवाधिकार का अतिक्रमण किया जाता है या उसका दुष्प्रेरण किया जाता है। तो ऐसी स्थितियों में जो है मानवाधिकार आयोग जो है यहाँ पर अपना कृत्य जो है वो कर सकेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही याद रखना है। सेक्शन 13 पावर्स रिलेटिंग टू इंक्वायरीज, आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। यानी कि इसके अंदर यह बताया गया है कि जब जांच करने के दौरान कौन सी शक्तियां जो है आयोग के पास होंगी, तो वह जो सिविल न्यायालय की जो शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग कर सकेगा। जैसे कि साक्ष्यों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना, दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। तो ये सारे पावर्स इसमें दिए गए हैं। आपको सिर्फ यहाँ याद रखना है सेक्शन 13 के अंदर क्या दिया गया है। बात करते हैं सेक्शन 14 इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। आयोग जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी की शक्तियों का उपयोग कर सकेगा। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कौन से सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रोविज़न किए गए हैं, तो सेक्शन 14 के अंदर। अब इसके बाद के जो सेक्शन हैं यानी कि सेक्शन 15, सेक्शन 16, 17, 18 एंड 19, तो उसकी जो हेडिंग्स हैं वो आपको सिर्फ पढ़ लेना है। जैसे सेक्शन 15 में बोला गया है आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन। 16 में बताया गया है उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है। 17 में बोला गया है शिकायतों की जाँच। 18 में बोला गया है जाँच के दौरान और जाँच के पश्चात कार्रवाई। और 19 के अंदर बताया गया है सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया। तो ये जो सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया जो है इसको एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, लेकिन इसमें भी सिर्फ आपको जो इसका हेडिंग है वही याद रखना है। सेक्शन 20 आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसके अंदर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आयोग जो है वह केंद्र सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को जो है अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वह भेजेगा। अब यदि कहीं बीच में उसे ऐसा लगता है वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही किसी स्थान पर उसे ऐसा लगता है कि अभी जो है राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को इस विषय के ऊपर सूचित करना आवश्यक है,
तब जो है वह बीच में भी विशेष रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार को भेज सकेगा। और जो ऐसी रिपोर्ट जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को भेजी जाएगी, यदि उसके अंदर कोई सुझाव दिए गए हैं, कोई नए चीज़ के लिए प्रस्ताव किया गया है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है उसके ऊपर जो है कार्रवाई करेगी। और उसके अंदर अगर उसको जो है शुरू करना है या उसके ऊपर कोई नियम बनाना है तो उसके लिए जो है उसमें आगे कार्य कर सकेगी। तो आपको सिर्फ इसके अंदर हेडिंग याद रखनी है कि आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट कब भेजी जाएगी और किसे भेजी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ तक जो पार्ट था जो राष्ट्रीय आयोग से रिलेटेड वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके बाद जो है चैप्टर 5 शुरू होगा, जिसमें सेक्शन 21 से शुरू होगा और सेक्शन 43 तक का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने कोशिश की है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ उसी को जो है वीडियो के अंदर जो है इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा सिर्फ आप इंडेक्स के अंदर एक बार उसको रीडिंग कीजिएगा। अगर आपको और कोई डाउट आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।